बड़ी खबर यह है कि रायपुर के बेबीलोन टावर में देर रात फिर भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 48 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 48 लोगों को बचाया गया है। तो बेबीलोन टावर में भीषण आग लगी। आपको बता दें, एक दिन में 2 बार ये आग लगी। कल पहले शाम को आग लगी और उसके बाद देर रात एक बार फिर भीषण आग यहाँ पर लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और 48 लोगों का रेस्क्यू भी इस दौरान किया गया है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था और ऐसे में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से टावर में जो है वो आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और एक दिन में 2 बार बेबीलोन टावर में आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप भी मच गया और देखिए लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो बड़ी खबर है, रायपुर के बेबीलोन टावर में देर रात फिर भीषण आग लगी। पहले कल शाम को आग लगी थी और उसके बाद देर रात एक बार फिर से भीषण आग बेबीलोन टावर में लगी और आग ने जमकर तबाही मचाई। घंटों की मशक्कत के बाद ये आग बुझाई गई है और आपको ये भी बता दें कि पहली मंजिल में केबल में आग लगी थी और आग ने धीरे धीरे 7वें फ्लोर तक आग जो है वो पहुंच गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान इस दौरान हुआ है। 48 लोगों का हालांकि रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बता दें कि जनहानि नहीं हुई है लेकिन नुकसान संपत्ति का बहुत ज्यादा हुआ है। बताया जा रहा है करोड़ों की संपत्ति का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नितेश, बताइएगा कि आग के बाद किस तरह के अब हालात है वहां पर और जो लोग जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए 5वें, 7वें और 8वें माले में आग लगी थी। विस्तार न्यूज ने रात को भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब हम 8वें माले में पहुंचे ताकि हम दर्शकों को एक बार फिर से दिखा सकें। राजेंद्र मेरे सहयोगी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये 8वें माले का हाल है और देखिए आग कितनी भीषण रही होगी। इन तस्वीरों को, इस कालिख को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां भी निगाह जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ काला नजर आ रहा है, तबाही का मंजर नजर आ रहा है। फॉल सीलिंग जलकर खाक हो गई है। अभी भी देखिए दमकल कर्मी लगातार रात भर डटे रहे क्योंकि एक बार आग बुझा ली गई, उसके बाद दूसरी बार 7वें 8वें माले के बाद 5वें माले में भी आग की भयंकर लपटें थी और देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये लोहा अभी तक गर्म है और राजेंद्र आइएगा, अभी भी अंदर वो अगर उस छेद से दिखा सकें आप देखिए कि धुआं नजर आ रहा होगा और देखिए किस तरीके से अंदर करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर तमाम कॉरपोरेट ऑफिसेस थे और अब यहाँ पर देखिए स्थिति किस तरीके से, आग बुझाने के लिए किस तरीके से कांच को तोड़ा गया। यहाँ से राजेंद्र दिखाइएगा, अभी भी यहाँ पर धुआं है, घुटन है, तपन है, दीवारें गर्म है, ये हर हिस्सा यहाँ पर गर्म नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए तबाही की किस तरीके से तस्वीरें हैं। ये जिनके ऑफिसेस थे, चिन्ह तक नहीं मिल रहा कि किसका ऑफिस था, क्या था। अब वो पुलिस जब शिनाख्त करेगी, जब उनके पास जाएंगे, जब पंचनामा बनेगा, नुकसान की रिपोर्ट बनेगी, तब दिखाई देगा। बिल्कुल अंधेरा और गर्म है अभी भी यहाँ पर। ये देखिए SDRF स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्सेस अभी भी तैनात हैं, अपना काम कर रही हैं क्योंकि एक बार आग और भड़क गई थी। ये पूरा एरिया, ये इधर भी दिखा दीजिए राजेंद्र, ये जितने भी थे, ये जो टावर है ये बड़ा प्रतिष्ठित टावर था। यहाँ पर तमाम कॉरपोरेट ऑफिसेस थे, बाहर की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग रात के विजुअल्स और अंदर का हाल देखिए कि सब कुछ जलकर बेहाल है। ये जब CCTV देखिए किस तरीके से CCTV भी जल गए हैं। बहरहाल जब तक की DVR होगी तब पता चलेगा कि और क्या कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर आग लगने का कारण एक्यूरेट पता किया जाएगा। अभी जो प्रारंभिक कारण है वो ये है शॉर्ट सर्किट की वजह से केबल कहीं जली और इस तरीके से ये देखिए। और यहाँ पर 47 लोग फंसे थे। सोचिए जिस वक्त आग लगी थी तब लगभग 47 लोग फंसे थे और उनका जो है रेस्क्यू किया गया था। ये 7वें 8वें माले की भीषण तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है। ये पूरा जो है, ये पूरा हिस्सा जलकर खाक है, राख है। कल रात को भी विस्तार न्यूज ने चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाई थी और देखिए जब फायर कर्मियों ने किस तरीके से आग पर काबू पाया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये दिखाइएगा राजेंद्र जरा, ये ऐसा लगता है कि ये कोई कमरा रहा होगा। यहाँ भी ये लिफ्ट का हिस्सा है क्या, ऐसा लगता है। राजेंद्र जरा सा आने की कोशिश करिएगा। ये आप देखिए,
ये यहाँ पर ये लिफ्ट का हिस्सा नहीं, या कोई और हिस्सा होगा, वेंटिलेशन का हिस्सा है, ये भी जलकर खाक है। पाइप अभी भी दिखाई दे रही हुई, ये पाइप देखिए अभी भी बिछा कर रखी गई है, क्योंकि अभी भी अलर्ट में है जो रेस्क्यू टीम है, क्योंकि 7वें 8वें वाले पर आग लगने के बाद जो है उसके बाद 5वें वाले में आग फैली थी। अब हम 7वें वाले में चलेंगे। 8वें वाले के बाद पूरा यहाँ पर कालिख फैली है। राजेंद्र बड़ी मेहनत से तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हम 7वें वाले में देखेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। 8वां वाला पूरा जलकर खाक है। ये देखिए एक वेंटिलेशन सिस्टम, ये चूंकि कांच की बिल्डिंग है, बनाने के लिए इन तमाम कांचों को दमकल कर्मियों के द्वारा तोड़ा गया था ताकि धुआं पास हो। जो 47 लोग फंसे हैं उनको इजीली यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। ये देखिए राजेंद्र जरा आइएगा, ये देखिए ये माला अभी पूरी तरीके से जलकर खाक है। और ये हॉल का, चूंकि ये 7वां माला है, डोम से कनेक्टेड हिस्सा है। इधर दिखाइए राजेंद्र, ये देखिए ऊपर पूरा कालिख है। बड़े संभल कर राजेंद्र दिखाइएगा तमाम जगहों को। और ये नीचे देखिए डोम, ये जब सोचिए आग लगी थी तब यहाँ पर किस तरीके से धुएं का गुबार भरा था, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये देखिए ये डोम के हिस्से में नीचे सब कुछ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से पूरी तबाही का आलम फैला हुआ है, पसरा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर ऑफिसेज हैं, ये सब जलकर खाक हैं, राख हैं। और ये सारा जो है जल गया है, खाक हो गया है। और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। चिंधी चिंधी यहाँ की उड़ गई है, जल गई है। और बचाव के दौरान ये देखिए किस तरीके से तमाम रेस्क्यू फोर्सेस ने, एसडीआरएफ की टीम ने, इसके साथ ही दमकल कर्मियों ने पूरा जो है पानी यहाँ पर डाला। और ये देखिए ये एक दुकान रही है, ये कोई दुकान है, ये अभी भी जो है नहीं खुली, ये खुली हुई दिखाई दे रही है। ये लगभग ये बच गई है, गनीमत थी, क्योंकि ये 7वां माला था नीचे का, इस हिस्से से आग ने पकड़ा था जी। ये यहाँ पर जो फर्नीचर्स थे सारे जलकर खाक हो गए हैं, राख है। इधर ये पूरा फर्नीचर देखिए, बड़ी चुनौती भी थी। यहाँ से देखिए 47 लोगों को निकालना है, आग लग रही थी। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये जो फॉल सीलिंग है, शटर सिस्टम है, ये जो पूरा लकड़ी का जितना भी था सब कुछ जलकर किस तरीके से यहाँ पर आया था। और ये तबाही देखी जा सकती है आग की। आप ये देखिए पूरा, ये मैंने दिखाया आपको, ये देखिए कोयला बन चुका है, इतनी मोटी ये बल्लियां, लकड़ियां, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे भीषण आग इस बिल्डिंग में लगी थी और कैसे आग लगने के बाद यहाँ पर सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम तस्वीरें दिखाने। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से डैम टूट चुका है और डैम के नीचे 2 घर बने थे, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 4 लापता हैं। कई मवेशियों की मौत हो गई है तो कई मवेशी भी लापता हो चुके हैं। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी लगातार भारी बारिश बस्तर संभाग में देखने को मिली और इधर बलरामपुर में भी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद डैम टूटा और डैम के नीचे बने 2 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पर कई मवेशियां भी मौजूद थी जिनकी मौत हो गई है। कई मवेशियों के लापता होने की खबर भी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी दिनेश आयाम फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिनेश, तस्वीरें दिखाएगा, आप बताइएगा कि किस तरह के हालात वहां पर है। बताया जा रहा है कि डैम के टूटने के बाद 2 घर वहां पर थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी मौके पर भी हम पूरी रात से यही भी जगह पे हैं। और बता दूं कि रात के 10:30 बजे जो है ये बांध जो है टूटा है। और देखिए ये जो जगह, अब मैं इधर दिखाऊंगा तो सही बोलूंगा, इधर दिखा दिया जाए थोड़ा। ये देखिए एक आप इसको कहीं देख सकते हैं, ये देखिए मलबा है, ये देखिए मतलब यहाँ पर करीबन 8 लोग जो एक परिवार था वो पूरा रहता था। और ये देखिए ये नए घर बन रहे थे, ये प्रधानमंत्री आवास बन रहे थे, बस इसकी ढलाई बाकी थी, लेकिन ये अभी इसका नामो निशान मिट चुका है। उधर भाई बोलूंगा थोड़ा पीछे भी दिखा देने के लिए, जहाँ पर 8 लोगों का खाना पकता था और 8 लोग इस परिवार में रहते थे। ये जो घर है ये देख सकते हैं आप, ये पूरा घर है। यहाँ 8 लोग जो है कि रहा करते थे और इसी जगह पे खाना पीना बनाते थे अपना, खास करके रहते थे। और यहीं से आपका देख सकते हैं इसके बगल में जो पानी बह रहा है, ये कभी नदी नहीं था, लेकिन बांध जब टूट गया है तो ये नदी का शक्ल ले चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मलबे का पानी जो बहता हुआ आ रहा है। और इधर देख सकते हैं कि वो दूर, मैं कहूँगा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, महज यहाँ पर से आप 200 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं कि वह बांध का जो टूटा हुआ है उसका मलबा दिख रहा होगा वहां से।
और यहीं पर देखिए चूल्हा देखिए, रात के जो 10:30 बज रहे थे उस दौरान यहाँ पर लोग खाना पीना बना के अपने खाकर सो रहे थे। उस दौरान यह बांध जो है अचानक टूट जाता है और घर का पूरा नामो निशान मिटा देता है। आप देख सकते हैं यहीं पर उनका जो बर्तन है, बर्तन में जो चलाने वाली चीज जो बर्तन का वो एक सब बचा हुआ है इस बाढ़ में। बाकी इसके बाद घर में अगर खोजेंगे, आप ढूंढेंगे कि कोई चीज मिले तो कोई भी चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगा इस घर पे, कि जब पूरा घर जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसा ही एक घर और तस्वीरों से साफ जाहिर है कि किस तरह से यहाँ पर जब डैम टूटा तो पूरा का पूरा जो घर है वो तबाह हो चुका है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दिनेश। इधर बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज से हटाया गया निर्वाचन आयोग का कब्जा। जिला प्रशासन ने 3 साल से आईटी बिल्डिंग में कब्जा कर रखा था। बिल्डिंग से ईवीएम मशीनें हटा ली गई हैं। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और जिस तरह से छात्र छात्राओं को समस्याएं हो रही थी वो भी विस्तार न्यूज ने बताया था। और अब आपको बता दें कि बिलासपुर में विस्तार न्यूज की इस खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज से निर्वाचन आयोग का कब्जा हटा लिया गया है। जिला प्रशासन ने 3 साल से आईटी बिल्डिंग में कब्जा कर रखा था। बिल्डिंग से ईवीएम मशीनें और पेटियां हटा ली गई हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए। आशीष, गवर्नमेंट कॉलेज पर निर्वाचन आयोग का कब्जा 3 साल से था। लगातार जो चुनाव है वो हो रहे थे, ऐसे में निर्वाचन आयोग वहां से हट नहीं रहा था। छात्र छात्राओं को समस्याएं हो रही थी। अब आखिरकार निर्वाचन आयोग का कब्जा यहां से खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज ने 25 अगस्त को ये खबर दिखाई थी कि किस तरह जो है कोनी स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के उन सैकड़ों बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो रही है, जिनकी आईटी बिल्डिंग को स्थानीय जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, उन्होंने अपने आधिपत्य में ले रखा है। वहाँ ईवीएम मशीनें रखी गई थी मेयर चुनाव के दौरान की, और इसके अलावा कई तरह की पेटियां रखी गई थी और उसी कब्जे को जिला प्रशासन हटाने को तैयार नहीं था। बच्चों ने विस्तार न्यूज को अपनी दिक्कतें बताई। इसके बाद हमने जो है खबरें दिखाई। खबर दिखाने के एक दिन बाद ही जो है स्थानीय निर्वाचन आयोग ने ये पत्र लिख दिया था कि यहाँ से कब्जा हटा लिया जाए। आईटी बिल्डिंग जहाँ पर 3 साल से जो है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और मेयर चुनाव के दौरान जो कब्जे थे उसे हटाने को लेकर के जो तैयारियां थी वो शुरू हो गई थी। और कल जो है अमला पूरा पहुंचा आईटी बिल्डिंग और वहां जितने सारे सामान रखे थे हटा लिया गया। सबसे अच्छी बात है, आने वाले दिनों में ये दावा किया जा रहा है कि उसे जो है कोनी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को सौंप दिया जाएगा, ताकि बच्चे जो है जिस तरह से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, एक ही जो क्लास है वहाँ 2-2 कक्षाएं लगाई जा रही है 2-2 पाली में, तो कम से कम जब ये 30 कमरों का जो आईटी बिल्डिंग है उससे कब्जा हटेगा तो निश्चित रूप से उन बच्चों को राहत मिलेगी, आसानी होगी और बच्चे वहां पर आराम से बैठकर पढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आशीष। इधर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की आज बड़ी बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्य समिति के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान को लेकर चर्चा होगी तो ब्लॉक, मंडल, सेक्टर कमेटी के गठन पर भी चर्चा की जाएगी और अलग अलग मुद्दों को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे और दीपक बैज के अलावा उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्य समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर चर्चा होने वाली है तो वहीं ब्लॉक, मंडल और सेक्टर कमेटी के गठन पर भी चर्चा होगी। अलग अलग मुद्दों को लेकर रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी और उसको लेकर एक बड़ी बैठक आज पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में होने वाली है। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। स्टेट पावर कंपनियों के मुख्यालय भवन का सीएम शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो वहीं मंत्रालय में एमओयू कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। तीजा मिलन समारोह में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय को लेकर आज कई खास कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं और इसमें सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। स्टेट पावर कंपनियों के मुख्यालय भवन का शिलान्यास है जो सीएम आज करने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे और इसी के साथ मंत्रालय में एमओयू कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। तीजा मिलन समारोह में भी सीएम शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे
नक्सल विरोधी अभियानों, उनकी उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात भी की और उनके साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया। गृह मंत्री ने कहा कि ये सफलता न केवल सुरक्षा के मोर्चे पर बल्कि विकास और शांति की दिशा में भी एक मील का पत्थर है। हाँ, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो बस्तर में अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ की स्थिति हो गई थी और दंतेवाड़ा और कई शहरों में पानी प्रवेश कर गया था, जिससे कुछ जनहानि भी हुई है, मकानों के ध्वस्त हुए हैं, पशुधन की हानि हुई है, पुल पुलिया बहे हैं। तो इन सब की जानकारी उनको प्रस्तुत किया, उनको अवगत कराया और नक्सलवाद से लड़ाई के संबंध में जो जानकारी है वो सब उनको दिया। इधर रायपुर में बीजेपी की कार्यशाला आयोजित की जाएगी और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास इसमें शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी की कार्यशाला आयोजित की जाएगी और बड़ी बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास भी शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महासमुंद में एनएचएम कर्मियों के हड़ताल के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे कांग्रेस की 2023 की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो इस पर हमारी आप ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था उनको हम नहीं कर पाए। टीएस सिंहदेव, जो अपनी सधी हुई बातों और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर एक बार कांग्रेस की हार की जड़ सभी के सामने रख दी। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। टीएस सिंहदेव बाबा ने अपनी ही पार्टी की खामियां उजागर जो की हैं, तो बीजेपी ने मौका भी लपक लिया। वादा तो उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। 36 वादे किए थे। कोयला घोटाला, रेत घोटाला, इनके हारने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। जनजीवन पे एक आतंक का साया था। इनके कारण ये चुनाव हारे हैं और साथ में जो 36 वादे किए थे, किसी भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। ये पार्टी का मामला है। सरकार नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, उस बात को लेकर कहा है। 10-20% हमसे भी कई कमियां रह गई होगी, तो वो कमियां हो सके, उन्होंने जो कहा वो भी हो सकता है। शांत छवि और बेबाकी वाली राजनीति पर भरोसा रखने वाले टीएस सिंहदेव वो नेता हैं जो अच्छे काम के लिए सीएम साय को भी धन्यवाद कहने से नहीं हिचकिचाते। ऐसे में जब खुद की पार्टी की बात आई तो उनके दिए बयान पर सवाल उठे। आखिर में उन्होंने सफाई देने से भी ऐतराज नहीं किया। हमने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इन कर्मचारियों को नियमित करेंगे और भरपूर प्रयास हुए, लेकिन हमको सफलता कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में नहीं मिली। अब मैं जो घोषणा पत्र से भी जुड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ की सरकार से भी जुड़ा हुआ था, नियमितीकरण की बात हमने चुनाव के पहले की थी, आज उनके हड़ताल में जाते हैं तो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे कि आपने भी तो कहा था कि हम नियमित करेंगे। तो जब हमने खुद कहा था नियमित करेंगे और नहीं कर पाए, तो उस बात पे तो हमको कहना पड़ेगा। अब स्थिति ये है कि एक तरफ एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से जनता की तकलीफें बढ़ रही हैं,
वहीं दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी ने मुद्दे को और उलझा दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सियासी बखेड़ा एनएचएम कर्मियों की मांगों को पूरा कर पाएगा या फिर ये सिर्फ 2023 की हार की याद ताजा करने का बहाना बनकर रह जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। इधर हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। मंगलवार को हाईकोर्ट में ईडी ने अपना पक्ष रखा है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये याचिका लगाई है। गिरफ्तारी पर रखे जाने के खिलाफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये याचिका लगाई है और इस पर कल सुनवाई हुई, जिस दौरान ईडी ने अपना पक्ष रखा। अब 8 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, चैतन्य बघेल फिलहाल जेल में है और आपको बता दें कि 6 सितंबर को सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। लेकिन उससे पहले जो जमानत याचिका भूपेश बघेल की तरफ से लगाई गई थी, उस पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और ईडी ने अपना पक्ष रखा है और अब इस पूरे मामले में 8 सितंबर को सुनवाई होनी है।